हेलो। हाँ बाबू, अब आ गया ना? जी सर। चलिए, थैंक यू। तो दो चर, तो वैसा समीकरण जिसमें आपको दो चर दिखेंगे, दो चर, एक चर, दो चर, तो दो चर इसमें दिख रहा है। हमने आप मॉर्निंग में चर्चा किया था हम सब मिल करके कि वैसा समीकरण हम चर राशि किसको कहते हैं। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। आप देखे थे मॉर्निंग में कि दुनिया की वे सभी राशियां जिसका मान बदलते रहता है वे सब चर कहलाते हैं। जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, q हुआ, a हुआ, b हुआ, c हुआ। ये माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए बाबू थोड़ा नहीं भी पता चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं, माउस से लिख रहे हैं। तो ये सभी संख्याएं चर हैं। ए बी सी डी, अल्फा बीटा, अल्फा ऐसा होता है, बीटा ऐसा होता है, ये सारी संख्याएं जो है चर हैं। गामा ऐसा होता है, ये सब चर हैं। तो दुनिया की वे सभी संख्याएं जिसका मान, बाबू बोलेंगे नहीं कोई? हाँ मिठू बोलिए। हाँ, पाए नहीं बाबू, पाए का मान नियत होता है, पाए का मान 22/7 होता है, इसलिए उसको हम लोग चर नहीं कहेंगे। चर वैसी राशि जिसका मान बदले, लेकिन पाए का मान बदलता नहीं है। पाए तो एक राशि है, एक मान है, वैल्यू है पाए बाबू, इसलिए हम लोग पाए को, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बाबू, इसका मान नहीं बदलता है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा का मान बदलेगा, बीटा का मान बदलेगा, गामा का मान बदलेगा, फाई, साई, लैम्डा, डेल्टा, इन सबों का मान बदलता है। बहुत अच्छा मिठू। ऐसे ही सभी बच्चे को अगर डॉट हो तो आप क्लियर कीजिएगा डॉट। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं डॉट है हम लोग बोल ही नहीं रहे, जो डॉट हो उस डॉट को आप क्लियर करते जाएंगे। बहुत अच्छा मिठू। तो चलिए बच्चों, तो ए से लेकर के जेड तक सामान्यतः जितने भी अक्षर हैं ये सब चर हैं। तो इन चरों में दो चर होना चाहिए और उसके पावर एक होने चाहिए। दो चर और पावर एक, जैसे यहाँ हम लिए x प्लस y, इसके दो चर हैं और इसके पावर देखिए, इसके पावर, इसमें पावर ये नहीं है, पावर ये आपका वैल्यू है। x प्लस वाई इक्वल टू हम 5 सपोज दैट लिख दिए, तो इस x के ऊपर में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग एक मानते हैं। तो ये एक पावर है x का और y का एक पावर है। तो ये जो पावर है प्लस में है तो ये पावर जुटेंगे नहीं, ये अलग पावर हुए x का, ये अलग पावर हुआ y का। तो ये जो चर हैं इसमें दो चर x और y दिखाई दे रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन के लिए दो चर, एक चर x दिखाई दे रहा है और एक चर y है और इसका पावर एक है, एक x और y और इसका पावर एक है, एक, ये जो पावर एक है। ये दो चर वाले और एक पावर है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जनरल फॉर्म होता है, साधारण रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो दो चर के रैखिक समीकरण है, इसमें अभी ओनली दो चर के रैखिक समीकरण का लिखे हैं ये टॉपिक। दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो चर के रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहाँ अगर इसमें हम चर्चा करें तो चर्चा के क्रम में हम बोलेंगे कि जहाँ ए कमा बी, ध्यान से देखिए बाबू, बी कमा सी, ये तीनों अचर पद है, ये तीनों अचर पद है। अचर पद, अचर पद भी हम लोग बोले थे मॉर्निंग में कि अचर पद होता है वैसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 3 है तो 3 को हम मिस्टेक से 4 कह सकते हैं, 5 को हम मिस्टेक से 7 बोलेंगे कभी? किसी के सामने बोलेगा कि ये क्या है, 5 है, 5 है। अगर हम मिस्टेक से 7 बोल दिए तो कहेगा कि ये 5 को 7 बोल रहा है। लेकिन अगर किसी राशि में
5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स इक्वल टू है 7, तो आप एक बार इस x का मान बोल सकते हैं। उसको कहेगा कि जो x का मान क्या होगा बाबू, तो आप बोल देंगे x बराबर 7, अब प्लस 5 दूसरे तरफ आएगा, तो 5 अगर प्लस में है दूसरे तरफ आएगा तो 7 में माइनस हो जाएगा, तो 7 से जैसे ही 5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 2, तो हम लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू सर 2 होगा। 5 प्लस एक्स इक्वल टू 7 है, तो x का वैल्यू कितना फाइंड होगा बाबू, 2। यही x है जिसका एक बार वैल्यू 2 माने 2 फाइंड हुआ, यही x है जिसका एक बार वैल्यू देखिए क्या होता है, x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम 9 लिखते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू अगर हम लोग 9 लिखते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 9, अब प्लस 1 दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 1, तो 9 से 1 जाएगा तो 8 बचा, तो x का यही वैल्यू है जिस बार x का वैल्यू 8 हो गया, और x यही x है जिसका वैल्यू एक बार 2 हुआ, यही x है जिसके वैल्यू एनी टाइम चेंज होते रहे, एक बार x का वैल्यू 2 हो गया और एक बार x का वैल्यू 8 हो गया, तो x का वैल्यू सदैव बदलते रहा। इस x के जगह पर y भी रखते तो उसका वैल्यू बदलता, लेकिन 2, 3, 4 ये कभी नहीं बदल रहे हैं। आप अभी क्वेश्चंस में देखें तो 2, 3, 4, 5 ये सब कभी नहीं बदल रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 15, 1/2, 3/7 ये सब सारी संख्याएं जो है अचर पद है। 2/3, 5/7 ये सब जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं सब अचर पद है। तो हम इसमें अचर किसको किसको बोले, तो अचर बोलेंगे a को जो अचर पद है, b को ये अचर पद है, और c को ये अचर पद है, तो ये तीनों अचर पद है। लेकिन a या b कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a के जगह पर 0 देंगे तो 0 गुना x क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, ये पूरे संख्या खत्म हो जाएगी अगर हम a का मान 0 दे देंगे तो। अगर b के जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो b गुना y बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात एक चर खत्म हो जाएगी। तो जब चर ही नहीं बचा तो ये 2 चर में कैसे प्राप्त हुआ हमको वैल्यू, तो 2 चर में रहने के लिए a और b का मान हम लोग 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे एक बार पढ़ने के बाद जो इसको फिर से हम दोहराएंगे तो आप लोग ज्यादा बेटर ढंग से समझ जाएंगे। तो चलिए, तो ये 2 चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अभी आप देखिए, ये 2 चर के रैखिक समीकरण का ओनली व्यापक रूप था। अगर 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बोलेंगे तो युग्म का सीधा मतलब होता है बाबू, बोलिए तो कोई बच्चे जानते हैं युग्म माने क्या होता है? युग्म को हम लोग, हाँ यस, बहुत अच्छा मिट्टू, बहुत अच्छा शशि और सतीश, सभी जवाब दिए। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, PAIR, पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, और 2 को इंग्लिश में 2, तो 2 अचर में रैखिक समीकरण का लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसका, 2 कांस्टेंट या 2 वेरिएबल्स। देखिए बाबू, 2 चर के रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग ये बोले पेयर माने युग्म, समीकरण कितना चर वाला, तो 2 चर वाला। तो 2 चर वाले पेयर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 चर वाला, 1 चर वाला, ये हुआ समीकरण ax प्लस by, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। देखते जाइए बाबू, प्लस b इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हुआ, इसको हम लोग एक समीकरण बोले। यहाँ पर है 2 समीकरण, 2 समीकरण का मतलब वह समीकरण के युग्म। तो नीचे भी एक समीकरण हम लोग बनाते हैं। फिर देखिए, हम यहाँ तक बता करके भी हम आए थे, यहाँ बाहर हम जो आए क्लास अपना करने बाबू, यहाँ तक आप लोगों को बता करके आए थे। तो थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ तक बताए थे, फिर आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं। by प्लस c, ऐसे आपके जो सर हैं वो भी आप लोगों को बताए ही हैं। तो चलिए, 2 समीकरण आपको दिख रहा है, लेकिन आप बोलेंगे सर दोनों समीकरण एक ही जैसा है, तो हम लोग कैसे करें, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है? इस बात को जानने के लिए हम कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिए चेंजिंग क्या करेंगे, आप लोग बोलिए तो बाबू, क्या चेंजिंग किया जाएगा इसमें? कोई बच्चे बता सकते हैं क्या चेंजिंग किया जाए इसमें? जी देखिए, यहाँ a को बदल देते हैं, ये a1 a2, चर नहीं अचर को बदले हैं, a1 a2, b1 b2,
C1 C2 जी, थैंक यू विनीता, ओ सॉरी कौन बोले अभी बाबू, हाँ दीपा। B1 B2 C1 C2। अब देखिए ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। ये पहला समीकरण वाला में A1 B1 C1 लगा दिए, दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 लगा दिए। अब दो समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इसी को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। आप लोग लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, स्टार में लिखिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, लिखिए इसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। लिख रहे हैं बाबू, नोट करिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। ऊपर वाला भी लिख लीजिए यहाँ, ये वाला, और नीचे वाला भी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप A1x, A में 1 लगा दिए हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये समीकरण 2 होता है। क्लियर डियर, आप सभी समझ गए बच्चों? हेलो, थैंक यू, नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो इसमें क्या पढ़ना होता है, इस बात को चलिए हम लोग आगे देखें। इसमें हमको पढ़ना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, इस टाइप के ग्राफ बनाने होते हैं। आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा इस टाइप के एक्सरसाइज में। तो ग्राफ में क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस क्या बनाएंगे, इस टाइप को आप देखते जाइए। अभी आपका आधा घंटा टाइम है, आप देखते जाइए क्या करना है। भूमिका, इंट्रोडक्शन। आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना किया होगा जैसे नीचे दी गई है। बाबू ये जो स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति का आप लोग सामना किए होंगे। स्थिति मन एक पोजीशन है जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा किए होंगे कभी। क्या? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। ध्यान से सुनिए बाबू, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। तो चलिए अखिला को मेला जाने दीजिए। अखिला गई है मेला, तो अपने लोग भी मेला चलिए हम लोग भी मेला जाते हैं अखिला के साथ। ये अखिला है, ये मेला गई है, बहुत खुश है, अखिला मेला जा रही है। तो अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहिए। चरखी की सवारी, चरखी में वो जो राम झूला होता है बाबू, घूमने वाला झूला। अखिला गई और चरखी की सवारी की। चरखी की सवारी, ये वाला जो झूला होता है जिसमें लगे होते हैं डंडा, और इस पर बैठ करके हम लोग झूलते हैं, घूमते हैं, ये चरखी की सवारी। अखिला गई और चरखी की सवारी की। और हुपला खेल भी खेला। हुपला खेल क्या होता है, वो सिक्का में फंसाने वाला गोल रिंग होता है, और गोल रिंग को हम लोग फेंकते हैं तो ऐसा जो होता है इसमें फंसता है। इसको हम फेंकते हैं तो इसमें जा करके अटक जाता है, अटकता है ना। हुपला खेल, गोल वाला ऐसे फेंक करके फंसाने वाला, तो वो जो है हुपला खेल खेलना चाहिए। ये दो तरह का खेल खेलना चाहिए। स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं, और यदि वह पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। एक वलय को हम लोग जब फेंकते हैं, फेंकने पर अगर वस्तु फंस गया तो आप पूर्ण रूप से अगर उसको घेर लिए तो वो वस्तु आपको मिल जाती है। पहले ऐसा होता था। जितनी बार उसने हुपला खेल खेली, उससे आधी बार उसने चरखी सवारी की। अब ये जो है अखिला जो मेला गई थी, तो अखिला क्या की, जितना बार उसने हुपला खेल खेला, देख लीजिए ध्यान से यहाँ,
जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। हुपला खेल अगर 10 बार हुपला खेल खेला तो 5 बार उन्होंने चरखी सवारी की। अगर हुपला खेल 20 बार खेली होगी तो 10 बार इन्होंने चरखी सवारी किया। अच्छा, आप हाँ दीपा बोलिए तो अगर हुपला खेल इन्होंने 20 बार खेला होगा या 28 बार खेला होगा तो चरखी सवारी कितना बार किया होगा? जितना बार हुपला खेल खेला है उसके आधा बार चरखी सवारी किया है। तो अगर हुपला खेल खेली होगी अखिला 28 बार तो आप दीपा हमको बताइए चरखी सवारी कितना बार की होगी? अखिला चरखी सवारी कितना बार किया होगा? दीपा माइक अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। अगर हुपला खेल 28 बार खेली होगी तो चरखी सवारी कितना बार खेली होगी? हाँ दीपा बोलिए। हेलो बोलिए। हुपला खेल जितना बार अखिला हुपला खेल खेली है उसकी आधी बार उन्होंने चरखी सवारी की। अगर हुपला खेल 10 बार खेली है तो 5 बार चरखी सवारी की है। अगर हुपला खेल अखिला 28 बार खेली तो चरखी सवारी कितना बार करेगी? हमको बोलिए। 28 का आधा कितना होगा बाबू जी? तो हुपला खेल अगर 28 बार खेली तो चरखी सवारी उसका आधा मन 14 बार 14 बार वो किए चरखी सवारी। इतना ही हमको बोलना था। चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन है हमारा रूपा से। रूपा आप बोलिए तो बाबू। रूपा हेलो, रूपा है क्लास में? हाँ रूपा बोलिए आप। अगर अखिला हुपला खेल खेली है 36 बार तो चरखी की सवारी कितना बार करेगी? क्लास में आप क्वेश्चन समझे थे? कितना बार बाबू? 18 बार। थैंक यू बहुत अच्छा। हम श्याम सुंदर से पूछना चाहेंगे बाबू। श्याम सुंदर आप बताइए, अगर श्याम सुंदर हेलो, हाँ अगर ये अखिला चरखी की सवारी किया है 15 बार तो हुपला खेल कितना बार खेलेगी? या 16 बार ही लेते हैं? 15 तो 7 बार 5। नहीं बाबू, हम क्वेश्चंस को उल्टा करके आपको दिए थे। हम बोले कि जितना बार हुपला खेल खेलती है उसका आधा बार चरखी सवारी करती है। तो हम चरखी सवारी बोल दिए 15 बार। तो हुपला खेल कितना बार हुआ? कितना बार बाबू? नहीं श्याम सुंदर को बाबू बोलने दीजिए और कोई हेल्प नहीं करेंगे प्लीज। बोलिए कितना बार बाबू? हाँ कितना बार? 30 बार। थैंक यू बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे आएगी तो हम और बच्चे से करेंगे। चलिए, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया और हुपला खेल के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। अब देखिए एक बार सवारी की अखिला तो 3 रुपया उसको खर्च हुआ सवारी में, वो गोल गोल वाला खेल में। इसको एक बार में 3 रुपया लगा। और अगर ये हुपला खेल खेली तो एक बार खेलने में इसको हुपला खेल खेलने में 4 रुपया खर्च हुआ। 4 रुपया हुपला खेल में 4 रुपया और सवारी में इसको 3 रुपया एक बार में खर्च हुआ। हुपला खेल में 3 रुपया और सवारी में चरखी की सवारी में 4 रुपया खर्च हुआ। हुपला खेल में चरखी की सवारी में इसको खर्च हुआ 3 रुपया और हुपला खेल में इसको खर्च हुआ 4 रुपया। हुपला खेल में इन्होंने खर्च किया हुपला खेल में 4 रुपया। तो आप कैसे याद करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितना बार हुपला खेल खेला? आप कैसे ये बात जान पाएंगे कि कितना बार इन्होंने हुपला खेल खेला और कितना बार इन्होंने चरखी सवारी की? प्रत्येक बार का खर्चा है 3 रुपया। ये चरखी सवारी का और हुपला खेल खेलने का अगर 4 रुपया पड़ा है तो आप कैसे जानेंगे कि कितना बार इन्होंने हुपला खेल खेला है और कितना बार इन्होंने चरखी सवारी किया है? इसको जानने के लिए हम लोग इस समीकरण का यूज करेंगे। यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मान लेंगे कि x बार इन्होंने हुपला खेल खेला और y बार इन्होंने चरखी की सवारी की। अब एक बार हुपला खेल खेलने का
3 रुपया पड़ रहा था, और एक बार चरखी सवारी का एक बार चरखी सवारी का 3 रुपया पड़ रहा था, और एक बार हुपला खेल खेलने का 4 रुपया पड़ रहा था। दोनों को जोड़ दिए तो टोटल मिला के इसको 20 रुपया पड़ा। कितना आसान टॉपिक है, 2 चर में इसको ढाल दिए। तो मान लिए चरखी की सवारी ये x बार किया, तो 3 बार, तो एक बार का 3 रुपया, तो x बार किया है तो x गुना 3। अगर हम एक टॉफी खाते हैं तो 5 रुपया आपको लगता है एक टॉफी का। अगर 10 टॉफी खाए हैं तो 10 गुना 5 50 रुपया लगेंगे। ऐसे ही अगर एक बार चरखी की सवारी किए होंगे ये तो x रुपये मैंने 3 रुपया लगा है। x बार अगर चरखी की सवारी किए तो 3x रुपया लगेगा। अगर एक बार हुपला खेल खेला तो y रुपया लगा, 4 रुपया लगा। तो y बार अगर ये हुपला खेल खेला होगा तो 4y रुपया लगेगा। दोनों को हम प्लस करेंगे तो 20 रुपीज फाइंड हुआ, प्राप्त हुआ हमें। ये एक समीकरण होंगे। दूसरा आपका समीकरण है कि जितना बार इन्होंने चरखी की सवारी की उसके आधे बार इन्होंने हुपला खेल खेला। ये भी क्वेश्चन था आपका कि जितना बार इन्होंने चरखी सवारी की है उसका आधा बार इन्होंने हुपला खेल खेला। देखिए मेला में ये चरखी है, आप देख रहे हैं, ये हुपला खेल खेल रही है अखिला। ये दोनों ये सवारी भी करके आई है, पूरे खुश है मेला में, देख लीजिए। इसको हम समीकरण रूप में ढालेंगे ऐसे। अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या हम मान लिए x। देख लीजिए, हम जो पेन से लिखते हैं ना, मार्कर से, ये माउस से, तो अक्षर अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से ही आपको अक्षर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से। तो हम मान लिए कि अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या x है। मान लिए कि अखिला जो सवारी की है इसमें, ये सवारी की है x बार, मतलब चरखी की जो सवारी की है अखिला, ये x बार सवारी की, यहाँ x है लिखा हुआ। तथा उसके द्वारा हुपला खेल खेला गया y बार। अभी तुरंत हमने बोला था कि सवारी किया है x बार, हुपला खेल खेला है y बार। तो एक बार सवारी करने का इसको खर्च कितना पड़ रहा है, तो 3 रुपया। एक बार ये जो सवारी किए हैं उसका खर्च इसको पड़ रहा है 3 रुपया। तो एक बार सवारी किया है तो 3 रुपया, तो x बार सवारी किया तो 3x रुपया। देख रहे हैं बाबू? हेलो हेलो, हाँ बाबू। तो एक बार सवारी किया तो 3 रुपया, तो x बार सवारी किया तो 3x रुपया हुआ। जिसको दिक्कत होती है बाबू पूछिए, ऐसा नहीं कि हम सर से नहीं पूछेंगे। आपका 10th एग्जाम है बाबू, आपको टॉपर्स करने हैं। जीनियस कोचिंग सेंटर प्रत्येक बार अच्छा रिजल्ट दिया है, अब की बार भी लॉकडाउन ही क्यों ना हो, हम लोग मुहिम रेगुलर उठाते रहे हैं कि जब भी आपका रिजल्ट का चर्चा होता है तो पूरे गम्हरिया की, पूरे जोन में आपके रिजल्ट का, बेहतर रिजल्ट का प्रत्येक बार आशा रहता है सभी गार्जियन को कि हमारे बच्चे बेहतर करेंगे क्योंकि वह जीनियस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। केवल हमारे बातों को फॉलो करते जाइए, हमारे बातों को समझते सीखते जाइए। आप हमारे बच्चे हैं, अब की बार आपको पता ही है कि अपने यहाँ से, अपने कोचिंग से 452 सबसे हाईएस्ट मार्क रहा 452 अब की बार अपने यहाँ अपने कोचिंग से। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क लाने वाले आप ही के गांव की बच्ची है। लिस्ट आपको हम दे देंगे, वो काजल लाई है सबसे हाईएस्ट। रिया जो है आपके कोचिंग के जस्ट आगे में जो सिंटू भाई जी का दुकान है, उसकी बच्चिया जो रिया है वो भी सबसे हाईएस्ट मार्क लाई है। उसके बाद वो एक है बभनी का वो लड़का, वो सबसे हाईएस्ट मार्क लाया है। 400 से प्लस मार्क अपने यहाँ 15-20 बच्चे लाए हैं अब की बार, 400 से ज़्यादा मार्क, समझे बाबू? तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आप लोग भी ऐसे जाकर के उस सब बच्चों से मिल सकते हैं कि भैया आप लोगों का रिजल्ट कैसे रहा। केवल हमसे आप भेंट करते जाइए, हमसे जुड़े रहिए। मतलब हमारे यहाँ जो कोचिंग में पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना है। बहुत मेहनत से उस क्लास को करिए, आप हिम्मत रखिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ, क्लास टाइम पर ज्वाइन करिए, टाइम पर क्लास एंड करिए, और जितना मेहनत आप करते हैं उस मेहनत को आप अपने कॉपी पर भी दिखाइए। हम होमवर्क देंगे आपको क्लास टाइम में, इसमें और बेहतर तरीक़ा से आपको और कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। सारी बातें अब आप लोग जुड़ गए हैं हमसे, तो हम सारी बातें आपके बीच शेयर करते रहेंगे रेगुलर, और आप जो है बहुत अच्छे बन जाएंगे। ऐसे भी आप लोगों का जो क्लास ख़त्म हो चुका है उस क्लास का रिवीजन आप लोगों को लॉकडाउन में करना चाहिए। जितना आप ख़त्म कर चुके हैं, आप बोल रहे हैं बायो में सर 7 लेसन हो गया, तो आप उसका रिवीजन करिए, उसका फेयर बनाइए,
उसका रिवीजन करिए। कभी भी हम फेयर आपको मांग सकते हैं, आपको देना पड़ेगा फेयर, और कैसे फेयर देना है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद कभी भी हम मैथ में जितना पढ़ाएंगे और जितना बैक में पढ़ाया जा चुका है उसका भी हम आप लोगों का कभी ले सकते हैं टेस्ट। और आज जो हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं इसका तो टेस्ट 100% हम लेंगे। जैसे ही ये लास्ट होगी तो हम आपका टेस्ट लेंगे, मतलब ये चैप्टर ख़त्म होगी, चैप्टर का फिर टेस्ट लेंगे। और आपको पता ही है हमारा टेस्ट बाबू कैसा होता है, आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देनी है। अब जो टेस्ट देंगे आप अपने कलम कॉपी से नहीं देंगे, बनाना नहीं है, कॉपी कलम पर बनाना है और कैसे टेस्ट देना है आप लोग देख लीजिएगा। बेहतर तरीका से हम आपका टेस्ट ले लेंगे। तो चलिए अब क्लास तरफ आ जाइए बच्चों। तो हम आपको बोले कि अखिला जो सवारी की है तो x बार, होपला खेला है y बार। तो हम क्या किए, एक बार सवारी का इन्होंने 3 रुपया खर्चा किया है। एक बार सवारी के लिए इन्होंने कितना खर्च किया, 3 रुपये, और हुपला खेल के लिए 4 रुपये खर्च किए हैं। तो ये सवारी किए हैं x बार और एक बार का 3 रुपया, तो x बार का टोटल खर्चा हो गया 3x। और हुपला खेल के लिए एक बार 4 रुपया, तो y बार अगर ये हुपला खेल खेलेंगे तो 4y रुपया टोटल खर्चा। ये दोनों खर्च मिला करके आपका समीकरण बोल रहा है क्वेश्चन कि इसको टोटल 20 रुपया पड़ा। देखिए आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसको टोटल खर्चा पड़ा 20 रुपया। देखिए टोटल खर्च यहाँ लिखी गई है, आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर टोटल खर्च इसका लिखा गया है। ये जो दोनों सवारी की है तो इसका टोटल खर्चा इसको 20 रुपया पड़ा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल खर्च इसको 20 रुपया आया। टोटल खर्च कितना आया इसका बाबू, 20 रुपया। चलिए फिर आगे, तो 20 रुपये इन्होंने खर्च किए, इन्होंने 20 रुपये खर्च किए। तो हम लोग जोड़ करके दोनों राशि टोटल हम 20 रुपया लिख दिए। टोटल खर्च 20 रुपया है तो हम लोगों ने 20 रुपया लिखा। उसके बाद देखिए जितना बार इन्होंने हुपला खेल खेला उसका आधी बार उन्होंने चरखी की सवारी की। हुपला खेल का आधा बार इन्होंने चरखी सवारी किया। अखिला की जो सवारी थी ये चरखी की सवारी जितना था उसका आधा बार, तो चरखी की सवारी उन्होंने x बार किया। अभी तुरंत बताए थे कि जितना बार चरखी की सवारी किया उसका आधा बार इन्होंने हुपला खेल खेला। तो चरखी की सवारी अगर इन्होंने x बार किया, चरखी की सवारी अगर इन्होंने x बार किया तो हुपला खेल कितना बार करेगा, x का आधा, x के आधा। तो आधा किसी भी राशि का अगर आधा करना है तो 2 से भागा दे दीजिए। 10 का आधा तो 10 में 2 से भागा, 50 का आधा 50 में 2 से भागा, 1 करोड़ का आधा 1 करोड़ में 2 से भागा। तो x का आधा तो x में 2 से भागा। ये जो बट्टा 2 है इसका मतलब हुआ बच्चों x भागा 2। तो ये हुआ हुपला सवारी। हुपला की सवारी चरखी की सवारी का आधा। तो चरखी की सवारी इन्होंने x बार किया तो x का आधा, तो x/2। तो चरखी की सवारी का आधा हुआ इसका हुपला खेल, चरखी की सवारी का आधा हुआ इसका हुपला खेल। ये आपको फर्स्ट समीकरण हुआ, देखिए लिखा हुआ है, ये फर्स्ट समीकरण हुआ और ये आपका सेकंड समीकरण हुआ। नीचे वाला सेकंड समीकरण और ऊपर वाला फर्स्ट समीकरण, यही चीज है बाबू समीकरण। ये यही चीज है आपका समीकरण, देख लीजिए यही चीज है समीकरण। y बराबर 1/2x फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण देख लीजिए आप, नीचे आपका सेकंड समीकरण दिया हुआ है। 3x + 20 = 2, ये सेकंड समीकरण। ऊपर वाला फर्स्ट समीकरण और नीचे वाला सेकंड समीकरण, यही आपका फर्स्ट और सेकंड समीकरण हुआ। अगर इस समीकरण को समझने में दिक्कत हुई है तो कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं बाबू, 100 बार पूछिए, ऑनलाइन क्लास है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर पूछिए, नो मेंशन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बाबू बोलिए। मिठू नहीं समझे, अच्छा फिर बता रहे हैं। ओके, नो डियर, नो एनी प्रॉब्लम डियर, हम फिर बता रहे हैं। अखिला द्वारा सवारी, अच्छा अखिला सवारी, आप मिठू एक बार अनम्यूट कीजिए, बोलिए तो अखिला कितना बार सवारी की है बाबू? मिठू आपका क्वेश्चन था, अखिला कितना बार सवारी किया है? चरखी खेल कितना बार, वो सवारी वाला खेल कितना बार खेला है? बोलिए मिठू बढ़िया से बोलिए, माइक में थोड़ा बाबू। कितना बार सवारी किया है अखिला?
x बार। उसके बाद हुपला खेल कितना बार खेला है? y बार। तो x बार हुआ ये चरखी की सवारी और y बार हुपला खेल। अगर हम एक बार चरखी का सवारी करेंगे तो 3 रुपया पड़ेगा, 2 बार चरखी की सवारी करेंगे तो 2 गुना 3, और 4 बार चरखी की सवारी करेंगे तो 4 गुना 3। अगर 100 बार चरखी की सवारी करेंगे तो कितना होगा बाबू रुपया? 100 गुना 3। सभी समझिए। और मिट्ठू का क्वेश्चन था तो हम मिट्ठू को भी लाइन पर लिए हुए हैं। 100 गुना 3, अगर 1 करोड़ बार होगा तो 1 करोड़ गुना 3, लेकिन है कितना बार सवारी? x बार, तो हम लोग करेंगे x गुना 3। अब समझ गए? चरखी की सवारी y बार है और 1 बार का 4 रुपया पड़ रहा है तो 4 गुना y। अब दोनों राशि जोड़ करके इन राशि को और इन राशि को जोड़ दिए तो ये 20 रुपया टोटल खर्चा हुआ। ये खर्च और ये खर्च दोनों खर्च जोड़ करके आपको 20 रुपये खर्च पड़े। और जितना बार इन्होंने चरखी सवारी किया, जितना बार इन्होंने चरखी सवारी किया उसका आधा बार इन्होंने हुपला खेल खेला। अगर चरखी सवारी x बार किया है तो x का आधा कर दीजिए x/2, x/2 कर दीजिए, x/2, x/2, x का आधा x/2। उतना बार इन्होंने चरखी सवारी किया है तो चलिए हम लोग x का आधा कर दें, x/2। इतना बार इन्होंने चरखी सवारी किया है, x के आधा बार इन्होंने चरखी सवारी किया, तो चरखी सवारी कितना के बराबर? y के बराबर, तो बराबर y। अगर हुपला खेल का आधा कर देंगे तो उतना बार चरखी की सवारी हो गया, सॉरी चरखी की सवारी का आधा कर दिए तो हुपला खेल हो गया। चरखी की सवारी x बार किया है, इसका आधा कर दिए तो हुपला खेल हो गया। ये एक समीकरण हो गया और ये 2 समीकरण। अब समीकरण समझने में किसको दिक्कत है? अब फिर पूछिए बाबू, जिसको दिक्कत है, दिक्कत जब तक है तब तक पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब नहीं ना दिक्कत बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या हम इन समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं? इन्हें ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ये जो समीकरण जो आप लिखे हैं यहाँ पर, इसको हल करने की कई विधि आपको हम बताएंगे। इसको हल करने का कुछ नियम आपको बताएंगे। ये सारे नियम आप लोगों को सिखाएंगे कि ये किस किस मेथड से हल किए जा सकते हैं। कितना बार इन्होंने हुपला खेल खेला, कितना बार चरखी सवारी की, ये टोटल आप निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ विधि बताएंगे, बहुत सारे मेथड इसके होंगे जिसको आगे आपको पढ़ना है। चलिए, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। हाँ बाबू, दीपा बाबू आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक को म्यूट कर लीजिए दीपा। हेलो, माइक को म्यूट कर लीजिए बाबू। दीपा, थैंक यू। तो हम बोले कि ये जो है आप यह भी जानते हैं, हाँ 9th क्लास में याद किए होंगे आप लोग कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण आप लोग 9th क्लास में देखे होंगे। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2 चर के रैखिक समीकरण वाले टॉपिक को अभी जो आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप यह भी जानते हैं कि वह समीकरण जिसको ax + by + c के रूप में लिखा जाता है, ax + by + c, ये 2 चर के रैखिक समीकरण है। केवल एक समीकरण जिसमें a और b दोनों शून्य नहीं है, a और b दोनों शून्य नहीं हो सकता है। प्रदीप अंदर मच्छर है, जरा बंद कर दिया। a और b शून्य नहीं हो सकते, इनका हम डेफिनेशन अभी आप लोगों के सामने रखा था। अगर a और b यदि शून्य हो जाएगी तो वह 2 चर के रैखिक समीकरण नहीं हो पाएंगे। चलिए, 2 चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ये सब सारी बातें हमने अभी देखा था। चलिए आगे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित। अच्छा, आगे बढ़िए। अब आइए, आप लोगों को यहाँ से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ से आप लोगों को जानना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं वह किस किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं,
ग्राफ आप लोग इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। बहुपद में फर्स्ट लेसन आपका ग्राफ ही होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ से आगे का टॉपिक पढ़ाया जाता है, ग्राफ से हाई टॉपिक। तो ये ग्राफ से हाई टॉपिक है। यहाँ देखिए, दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण है तो उसके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। ग्राफ ये है, हम एक बार आप लोग ग्राफ देख लीजिए। ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। इस ग्राफ से आपको भेंट हुई होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन ये देख लीजिए, इसमें एक अक्ष है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। ये नीचे वाले अक्ष को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। ग्राफ कहते हैं, अगर हम इस पेज पर ग्राफ कॉपी आप लोगों को हमने खरीदवाया था, तो आप इस कॉपी पर बीच से अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो लाइन खींचते हैं, एक आप आड़ा लाइन, एक तिरछा लाइन, एक ऐसा लाइन खींचते हैं अपने कॉपी पर, एक सीधा लाइन खींचते हैं, तो ये जो लाइन आप खींचे हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो लाइन आप लोग खींचते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। जहाँ पर ये दोनों अक्ष कटे हुए हैं इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु से इधर देखिए, ये जो लाइन है, ये मोटा मोटा लाइन, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 इधर दर्शाते हैं प्लस में। याद रखिएगा, इधर किस में दर्शाते हैं? प्लस में। और ऊपर दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी दर्शाते हैं। ऊपर भी दर्शाएंगे तो प्लस में, और इधर भी दर्शाएंगे तो प्लस में। मतलब दाईं तरफ अगर मूल बिंदु से जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से तो ग्राफ में दर्शाएंगे प्लस में। अगर बाईं तरफ जाएंगे तो इधर ग्राफ में अगर इधर जाएंगे तो हम दर्शाएंगे इधर का वैल्यू माइनस में। याद रखिएगा, इधर का वैल्यू कैसे दर्शाएंगे? माइनस में। ग्राफ में अगर हम बाईं तरफ जाएंगे मूल बिंदु से तो माइनस में। ग्राफ में अगर नीचे जाएंगे तो हम लोग माइनस में दर्शाएंगे वैल्यू। उस वैल्यू को भी हम लोग दिखाएंगे, आपको बढ़िया से बताएंगे। पहले ये ग्राफ केवल जान लीजिए कि ग्राफ कैसा होता है। यही है ग्राफ बाबू। तो ग्राफ जो है, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जब बनाएंगे तो वह ग्राफ 3 तरह का बनेगा। जैसे अभी जो ग्राफ बना है, यह एक तरह का ग्राफ है कि ये हुआ एक समीकरण का ग्राफ, ये है पहले समीकरण का ग्राफ। देखिए ये ग्राफ, ये है दूसरे समीकरण का ग्राफ। आप जब उसको डिनोट करेंगे, डिनोट करना सिखाएंगे आपको, तो ये जो डिनोट करेंगे तो आपको डिनोट करने के बाद पता चल जाएगा कि ये कैसा बना है। ये है दो चर के रैखिक समीकरण युग्म। हाँ बाबू, हाँ बाबू, नहीं दिख रही है स्क्रीन पर? हेलो शशि, नहीं समझे बाबू? ग्राफ का जो पहला और दूसरा दिखा है। हाँ, वो अब भी दिखा रहे हैं। ये ब्लू कलर, ये कलर नहीं दिख रही है, हम अलग से जो एक कलर लिए। अच्छा बाबू, कोई बात नहीं। वो आप में नेटवर्क इशू होगी ना, इसलिए थोड़ा लेट से दिख रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड लेट। लेकिन यहाँ लेट नहीं है, नेटवर्क में चले आइए। किसी बच्चा को अगर स्लाइड नहीं विजिबल है तो आप लोग नेटवर्क में आ जाइए, क्योंकि अब मोटा मोटी 7 मिनट का केवल क्लास चलेगा। 7 मिनट किसी तरह इंटरनेट में आ जाइए। तो चलिए बाबू, तो हम लोग बोले कि यह एक ग्राफ, पहला ग्राफ का ये बना हुआ पेयर है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्राफ कैसे हम डिनोट करते हैं। नहीं पढ़े हैं तब भी हम 10th क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे ग्राफ डिनोट किया जाता है। ये हुआ एक अक्ष, ये हुआ दूसरा अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसके बीच में ये दोनों लाइन देखिए यहाँ पर कटा है, एक लाइन और ये दूसरा लाइन, दोनों लाइन कटा हुआ है। यही है आपके सवाल का ग्राफ। आपको जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसका ये ग्राफ है। ये कैसे बनता है इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी केवल सीख लीजिए कि ये ग्राफ देखिए एक न एक बिंदु पर एक जगह पर कटे हुए हैं। ये दोनों ग्राफ एक जगह पर कटा है, तो इस कटे हुए ग्राफ को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। समीकरण का जब ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बना प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बना बाबू? प्रति माने एक दूसरे को, छेदी माने छेद करने वाला, एक दूसरे को काटने वाला ग्राफ बना। यहाँ पर ये एक दूसरे को काटने वाला ग्राफ प्राप्त हुआ। देख लीजिए यहाँ पर एक जगह पर एक दूसरे को काट रही है बाबू,
तो ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हुए। अब चलिए दूसरा, एक टाइप का ग्राफ हुआ। दूसरे टाइप का ग्राफ क्या होता है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक ग्राफ बना और दूसरा ग्राफ भी एक दूसरे को ढक लिया। पहले समीकरण का भी ग्राफ उतना ही बना जितना कि दूसरे समीकरण का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनाना हम सिखा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि कैसे ये बनता है। एक समीकरण जिस पर जा रहा था उसी पर दूसरा समीकरण भी समपाती हो गया, मतलब एक दूसरे को ढक लिया। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं बाबू? समपाती। इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती, देख लीजिए, का समपाती रेखा। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। ये दूसरे टाइप के ग्राफ हुए जिसमें दोनों ग्राफ एक दूसरे को ढक लेता है। हम एक्स और वाई अक्ष के बीच में ग्राफ दर्शाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे को जब ढक लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं समपाती रेखा। और तीसरा ग्राफ होता है, थर्ड ग्राफ देखिए, जिसमें एक लाइन दूसरे से कहीं कट ही नहीं रहा है। एक लाइन है ये और दूसरा लाइन है ये, देख रहे हैं ना दोनों लाइन बाबू। और ये लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है। जब ये कहीं नहीं काट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है तो हम उसको कहते हैं समांतर रेखा। तो ये हुआ समांतर रेखा। तो ये समांतर रेखा हुआ। तो समांतर रेखा में एक दूसरे ग्राफ, ये ग्राफ इसको कहीं काट नहीं रहा है। समान अंतर, समांतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच का अंतर सदैव समान। दोनों के बीच जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ भी है, उतना दूरी यहाँ भी है और उतना दूरी यहाँ भी है। जैसे रेल की पटरियाँ का देखिए, रेल की पटरियाँ की दोनों दूरियाँ, दोनों पटरियों के बीच की दूरी समांतर होती है। वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। रेल में जो पटरी होती है तो दोनों तरफ का जो पटरा होता है वे समांतर होते हैं। सड़क के दोनों पटरे समांतर होते हैं। अगर सड़क का दोनों पटरा समांतर नहीं होगा, अगर एक दूसरे को काट दिया तब सड़क ही नहीं बनेगी, वो सड़क खत्म हो गई। ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। ये समांतर लाइन है। हम करेक्टली नहीं बना पाए लेकिन ये दोनों समांतर है, इसलिए ये समांतर। तो ये जो आप देखिए तीन तरह के ग्राफ हुए। पहला हुआ कौन ग्राफ? एक बच्चा को हम पूछेंगे, शशि आप बोलिए तो तीन तरह के ग्राफ में आप कौन कौन ग्राफ अभी आप पढ़े? पहला ग्राफ कैसा था? पहला था प्रतिच्छेदी। थैंक यू। दूसरा ग्राफ समपाती, एक दूसरे को ढकने वाला। और तीसरा समांतर। ठीक है, अब याद रहेगा बाबू, आप सभी बच्चों को याद रहेगा बच्चों? हाँ बोलिए बाबू चंदन। अच्छा थैंक यू। समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी, ये तीन तरह के ग्राफ बनेंगे। तो अब हम इस ग्राफ के बाद जानेंगे कि इस ग्राफ के आधार से हल कितना होगा। आपको अब की बार एग्जाम में पूछी गई थी कि प्रतिच्छेदी रेखा वाले ग्राफ का कितना हल होगा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है किसी ग्राफ का, कोई ग्राफ है जिसका प्रतिच्छेदी रेखा है समीकरण, तो उसका कितना हल होगा। तो कितना हल होगा, तो प्रतिच्छेदी जब एक जगह पर काटेगी तो समीकरण में ग्राफ जितना जगह पर काटता है उतना हल होता है उस समीकरण का। अगर एक जगह पर काट रही है तो एक हल। ये लाइन, इस लाइन को देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को अभी नहीं देखना है, केवल ये जो ग्राफ बनाए हैं आप, इस ग्राफ वाला को देखिए, ये कितना जगह पर कट रहा है। देखिए एक जगह पर एक दूसरे को काट रहा है। कितना जगह पर काट रहा है बाबू? एक जगह पर, एक जगह पर दिखाई दे रहा है, एक जगह पर कट रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बाबू, थैंक यू। तो इसके एक हल होंगे, एक जगह पर काटेगा तो एक हल होगा। अगर सभी जगह पर काट रहा हो तो प्रतिच्छेदी रेखा वाले समीकरण का कितना हल होगा? तो हम बोलेंगे एक हल होगा। हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण का कितना हल? तो एक हल। याद रखिएगा कितना हल? प्रतिच्छेदी रेखा वाले समीकरण का कितना हल? तो एक हल। याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा वाले का कितना हल? एक हल। एक दूसरा, अब आइए दूसरा है समपाती रेखा वाला का। समपाती रेखा जिसमें एक रेखा दूसरे को सभी जगह ढक रहे हैं।
ये जो ढक रहे हैं तो एक रेखा और दूसरा रेखा देखिए सभी जगह मिल रहा है, जितना भी बिंदु है सभी बिंदु पर ये एक दूसरे से मेल खा रहा है, एक दूसरे से संपर्कित है। तो मतलब है कि इसके अनंत हल होंगे। संपाती रेखा का कितना हल होगा? तो अनंत हल होगा। अगर बोला जाए कि अगर ग्राफ के निरूपण संपाती है तो कितना हल होगा, तो आप लोग याद रखिएगा अनंत हल, क्योंकि एक रेखा दूसरे को सभी जगह पर मिल रही है। अनंत हल होंगे इसका, अनंत हल, अनंत हल, इसका अनंत हल होगा बाबू। ये जो ग्राफ है एक आलेख दूसरे आलेख को पूर्ण रूप में ढक लेते हैं, ऐसी अवस्था में इसके अनंत हल होंगे। और तीसरा देखिए, जब ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी तब कितना हल होगा। तो यहाँ देखिए ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, ये देखिए ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, तो ये समांतर रेखा में इसके कोई हल नहीं होंगे, हल ही नहीं होंगे, हल नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे। जब ग्राफ नहीं कटेगा तो हल उसका होगा ही नहीं। जब ग्राफ नहीं कटेगी तो इसका हल नहीं होगा बाबू। ग्राफ नहीं कटेंगे तो उसका हल, हाँ बाबू क्या बोले बाबू? हाँ शून्य हल, मतलब कोई हल नहीं। तो आप इन बातों को सीख गए बच्चों, ये शून्य हल माना कोई हल नहीं। इससे पहले आप देखिए कितना हल, प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल, संपाती रेखा में अनंत हल, और संपाती रेखा में अनंत हल आप देखें, संपाती रेखा में ये याद रखना है आप लोगों को बच्चों, संपाती रेखा में अनंत हल। और उसके बाद हम लोग देखें संपाती रेखा में अनंत हल, प्रतिच्छेदी रेखा में कितना हल, तो प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल, असमांतर रेखा में कोई हल नहीं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ठीक ढंग से याद रखना है बच्चों। आज का टाइम आपका ख़त्म होता है, आज हम बस इतना तक की क्लास लेंगे, 8 बजे तक का आपका टाइम था। तो हम एक बात आप लोगों से बाबू कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी बच्चे बैच में हैं, आप लोग विशेष करके आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक हेडफोन ले लीजिए, हेडफोन मतलब कान में हेडफोन लगा करके, क्योंकि हम जो बोलते हैं कभी कभी आसपास में जब हल्ला गुल्ला होते रहती है तो आप लोग नहीं भी सुन पाते होंगे। तो इसके लिए एक विशेष सुविधा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग हेडफोन ले लीजिए। हेडफोन रहेगी आपके पास में तो आपको सीधा उसका आवाज़ आपको मिलेगा। तो हेडफोन ले लीजिएगा, सभी बच्चे हेडफोन का हेल्प ले लीजिए। एक दूसरा है कि कॉपी कलम आप लोग ले करके बैठिए, और आज जितना बताए हैं बाबू आप अपने बुक में उतना पढ़ाई कर लीजिएगा। आप लोग अपने बुक में उतना एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगी, समझे बच्चों? हाँ आप लोगों को बेनिफिट होगी, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, एक बार देख लेना है। 1 मिनट लाइन पर रहेंगे बाबू आप लोग। हाँ मीटिंग तो समझे बच्चों?